But in previous lecture we study about hydrogen bonding. Today we explain some questions on the basis of hydrogen bonding. First question हमारे पास explain ammonia soluble in water. Why? प्रीवियस लेक्चर में बच्चों ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में स्टडी किया था. टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग टू टाइप थी, इंट्रामोलिकुलर एंड इंटरमोलिकुलर. उसकी एप्लीकेशंस के बारे में स्टडी किया हमने. नाउ टुडे वी स्टडी अबाउट सम क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन अमोनिया सोल्यूबल इन वाटर. कि अमोनिया हमारा वाटर में सोल्यूबल है, ऐसा क्यों भी? बच्चों जो अमोनिया होता है, अमोनिया soluble in water due to formation of hydrogen bonding. With water molecule. जो अमोनिया बच्चों वो वाटर के साथ क्या बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ये हमारा अमोनिया बच्चों देखिए HNH दैट इज अमोनिया, और ये हमारे पास है वाटर दैट इज अमोनिया और दैट इज वाटर. क्लियर बच्चों? इस अमोनिया और वाटर में क्या होती है बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. अमोनिया और वाटर में क्या है भी आपके पास? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. क्लियर? और अमोनिया और वाटर में हमारे पास ये H बॉन्डिंग प्रेजेंट होने के कारण ये हमारे पास कौन सी बॉन्डिंग है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रेजेंस के कारण अमोनिया वाटर में क्या होता है? सोल्यूबल होता है. यानी अमोनिया कैन फॉर्म H बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स. अमोनिया और वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है जिसके कारण अमोनिया वाटर में सोल्यूबल है. एक क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन H2O is liquid and H2S is gas. Why? अगला क्वेश्चन है बच्चों, वाटर हमारा लिक्विड में होता है और H2S क्या होती है? गैस होती है. ऐसा क्यों भी? बच्चों वाटर लिक्विड में क्यों हमारे पास H2O is liquid due to hydrogen bonding, but H2S is gas due to weak van der Waals force of attraction. बच्चों देखिए हमारे पास H2O लिक्विड है. H2O लिक्विड होने के पीछे क्या रीजन है भी आपके पास? कि H2O में हमारे पास H बॉन्डिंग प्रेजेंट है. वाटर में क्या प्रेजेंट है हमारे पास? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. और वाटर में H बॉन्डिंग होने के कारण, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण इट इज लिक्विड इन नेचर, बट H2S इज गैस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वीक van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. देखिए बच्चों हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल है, इस वाटर मॉलिक्यूल में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. दैट इज H बॉन्डिंग. इस वाटर मॉलिक्यूल में एस बॉन्डिंग होने के कारण इट इज फाउंड इन द लिक्विड स्टेट. जो वाटर है इसके अंदर बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रेजेंस के कारण ये किस में होता है? हमारे पास लिक्विड स्टेट में होता है. किस में होता है? लिक्विड स्टेट में. वेरेज H2S इज गैस. H2S गैस क्यों होता है बच्चों? क्योंकि इसमें हमारे पास वीक van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. क्या प्रेजेंट है? वीक van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इट इज क्लियर? इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है. नेक्स्ट हमारे पास है जो हाइड्राइड्स है बच्चों हमारे पास नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड्स, उनका हमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर राइट करना है बच्चों. यानी एक क्वेश्चन आता है भी राइट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट.
बच्चों नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट का हाइड्राइड क्या होंगे हमारे पास, देखिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इट इज द नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट्स, इट इज द नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट्स, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, these are elements of nitrogen family। बच्चों नाइट्रोजन फैमिली के वैलेंट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दे वांट्स टू गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स, सो दे हैव 3 नेगेटिव चार्ज। इनके वैलेंट सेल में बच्चों 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दे रिक्वायर्ड 3 इलेक्ट्रॉन्स। इनको 3 इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है बच्चों, रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इनके ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे बच्चों, 3 हाइड्रोजन्स अटैच होते हैं। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन अटैच होते हैं बच्चों, 3 हाइड्रोजन्स अटैच होते हैं। तो दीज आर द हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। ये हमारे पास क्या बन गए बच्चों, दीज आर हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट्स, दीज आर हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट्स। ये नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट्स के क्या बन गए, हाइड्राइड्स बन गए बच्चों। बात इनकी बॉइलिंग पॉइंट की करते बच्चों, अमोनिया को लीव कर दीजिए एक बार, जस्ट अमोनिया को लीव कर दीजिए बच्चों। जब इनके हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं बच्चों, तो देखिए जब हम PS3 से AS3, क्लियर, उसके बाद SbS3 मूव करते हैं, तो बच्चों जब हम ग्रुप में जाएंगे तो ऑन गोइंग PS3 to SbS3 molecular mass increases, so magnitude of van der Waal force of attraction increases, and hence BBT also increases। देखिए बच्चों जब हम PS3 से AS3 से SbS3 मूव करते हैं, ये एक ग्रुप के एलिमेंट है बच्चों, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, और ग्रुप में जाएंगे तो एटॉमिक मास इंक्रीज होगा। इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास भी क्या होता है, इंक्रीज। और जब मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है बच्चों, तो मैग्नीट्यूड ऑफ van der Waal फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। जो इनके इनसाइड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या होता है, इंक्रीज, जिससे कि BBT क्या होता है, इंक्रीज। लेकिन बच्चों अमोनिया का यहाँ BBT सबसे ज्यादा है, अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट क्या सबसे हाई है, या अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई क्यों है, यानी हेयर अमोनिया हैज हायर BBT देन PS3, AS3 एंड SbS3 ड्यू टू बच्चों अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया PS3, AS3, SbS3, इन तीनों से अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट हाई है ड्यू टू presence ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अमोनिया, क्योंकि अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रेजेंस के कारण इसका BBT सबसे एक्सेस है। और H बॉन्डिंग को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। ये अमोनिया मॉलिक्यूल्स है बच्चों अमोनिया के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग में सिर्फ एक हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करती है। ये जो बॉन्डिंग होती है इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अमोनिया मॉलिक्यूल में वन टाइम ओनली वन हाइड्रोजन पार्टिसिपेट इन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अमोनिया की केस में बच्चों सिर्फ सिंगल हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करती है। इन केस ऑफ अमोनिया ओनली सिंगल हाइड्रोजन कैन टेक पार्टिसिपेट इन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए बच्चों क्लियर हो गया होगा, ये हमारे पास नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड्स हैं, NH3, PS3, SH3, SbS3, BiS3। तो PS3 से AS3, SbS3 जो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज इन मोलिकुलर मास, क्योंकि मोलिकुलर मास इंक्रीज होता है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ van der Waal फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेज, सो BBT आल्सो इंक्रीजेज। अमोनिया का BBT सबसे हाई क्यों है,
ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एच बॉन्डिंग की प्रेजेंस के कारण अमोनिया का बीपीटी यहाँ पर सबसे हाई है। इसके जस्ट बाद बच्चों हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन केज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। बच्चों देखिए, जब वाटर का फ्रीज होकर आइस बनता है बच्चों, तो आइस में कैसी स्ट्रक्चर होती है बच्चों, केज लाइक स्ट्रक्चर होती है। उसको एक्सप्लेन करना, देखिए उसी से होता है कि जो आइस वाटर में फ्लोट करती है। एक क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन आइस फ्लोट ऑन वाटर, कि जो बच्चों आइस वाटर में फ्लोट क्यों करती है, इसके पीछे भी रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ही होता है। जो बच्चों आइस होती है ना, आइस बर्फ होती है, वो वाटर में फ्लोट करती है। इसके एच बॉन्डिंग देखिए, हमारा एक वाटर मॉलिक्यूल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, HOH। एक वाटर मॉलिक्यूल है बच्चों, क्लियर, ओके। यानी यहाँ पर आप H के बाद O लगा दीजिए, फिर H, फिर O, फिर H, ऐसे स्ट्रक्चर होती है बच्चों। अगेन वैसे रिप्रेजेंट करोगे, HOH, OH, OH, O। अगेन ऐसे करेंगे, H, OH, OH, OH। ऐसा आप रिप्रेजेंट कर सकते हो बच्चों, HOH, HOH ऐसे रिप्रेजेंट कर दोगे बच्चों। यहाँ पर देखिए ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इस टाइप से, आइस में इस टाइप से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और आइस की इस स्ट्रक्चर को बच्चों हम केज लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दिस स्ट्रक्चर ऑफ आइस इज नोन एज द केज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ आइस, क्लियर। और बच्चों आपने देखा होगा कि देखिए हमारे पास ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, यानी एक वाटर मॉलिक्यूल 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल के साथ एस बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है बच्चों। देखिए एक वाटर मॉलिक्यूल इस साइड से एस बॉन्डिंग, इस साइड से भी अपर भी और लोअर भी, मींस वन वाटर मॉलिक्यूल कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद अदर 4 वाटर मॉलिक्यूल्स। और बच्चों जब हम ये हमारे पास क्या होती है, केज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ आइस होती है। ये क्या होती है हमारे पास, केज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ आइस। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, केज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ आइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ आइस। इस केज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ आइस के कारण बच्चों आइस की जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाती है। आइस की वॉल्यूम क्या हो जाती है, इंक्रीज। आइस में वॉल्यूम ज्यादा हो जाती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बीच में वैकेंट स्पेस हो गया। ये बीच में क्या बनेगा, वैकेंट स्पेस, जिसके कारण इसकी वॉल्यूम क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। और वॉल्यूम हाई होने के कारण बच्चों इसकी डेंसिटी क्या होगी, लो, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है बच्चों, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर इसकी वॉल्यूम हाई होगी, इंक्रीज होगी, तो डेंसिटी क्या होगी बच्चों, डिक्रीज होगी, लो होगी। और इसकी डेंसिटी लो होने के कारण ये वाटर भी क्या करता है, फ्लोट करता है बच्चों। सो आइस कैन फ्लोट ऑन वाटर। इसका रीजन क्या देंगे, ड्यू टू केज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ आइस। रीजन क्या देंगे बच्चों, आइस फ्लोट ऑन वाटर ड्यू टू इट्स केज लाइक स्ट्रक्चर, ड्यू टू इट्स केज लाइक स्ट्रक्चर। कि आइस हमारा वाटर पे क्यों फ्लोट होता है, ड्यू टू इट्स केज लाइक स्ट्रक्चर। सो इट्स वॉल्यूम कैन एक्सपेंड so that its density will be low, its density will be low। और इसकी डेंसिटी लो होती है, जिसके कारण वाटर पे क्या करता है, फ्लोट करता है बच्चों। इट कैन फ्लोट ऑन द वाटर। तो बच्चों आइस होती है वाटर में फ्लोट करने के पीछे क्या रीजन है, ड्यू टू इट्स केज लाइक स्ट्रक्चर। इसकी केज लाइक स्ट्रक्चर के कारण इट कैन फ्लोट ऑन द वाटर। एक बच्चों नॉर्मल से क्वेश्चन हो रहा था भी हमारे पास कि जो वाटर की डेंसिटी है, वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट 277 केल्विन टेम्परेचर और 4 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन क्या भी हमारा, एक्सप्लेन वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस और
273 केल्विन टेम्परेचर। बच्चों 4 डिग्री सेल्सियस है 277 केल्विन टेम्परेचर, एक ही बात है। बच्चों इस टेम्परेचर के ऊपर वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, ऐसा इसका क्या रीजन होता है बच्चों? 4 डिग्री सेल्सियस यानी 277 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर इसकी जो केज लाइक स्ट्रक्चर वो डिस्टर्ब हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाती है? कोलैप्स, जिसके कारण वाटर मॉलिक्यूल्स क्लोज आते हैं, सो इट्स डेंसिटी विल बी हाई। क्या रीजन देंगे बच्चों? एट 4 डिग्री सेल्सियस एट 277 केल्विन टेम्परेचर इट्स केज लाइक स्ट्रक्चर विल बी डिस्टर्ब, सो इट्स वॉल्यूम विल बी डिक्रीजेज। इसकी वॉल्यूम क्या हो जाती है बच्चों? इसकी डिक्रीज हो जाती है, सो इट्स डेंसिटी विल बी इंक्रीजेज। क्योंकि मास पर वॉल्यूम है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बच्चों कोलैप्स हो जाती है, एस बॉन्डिंग क्या हो जाती है? कोलैप्स। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कोलैप्स होने के कारण इसकी वॉल्यूम क्या होती है बच्चों? डिक्रीज, जिससे कि डेंसिटी क्या होगी बच्चों? इंक्रीज होती है, और विच इज मैक्सिमम एट द 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसके बाद बच्चों हमारा एक टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक रेजोनेंस। बच्चों इस टॉपिक को ध्यान से देखिए, ऑर्गेनिक में हम अगेन स्टडी करेंगे। और यहाँ अच्छे से देखिए रेजोनेंस क्या होता है बच्चों। व्हाट इज द रेजोनेंस? रेजोनेंस में क्या होता है? इन सर्टेन मॉलिक्यूल ए सिंगल लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैन नॉट एक्सप्लेन all properties of a molecule। क्या करा बच्चों? जो सिंगल लेविस डॉट स्ट्रक्चर है वो एक मॉलिक्यूल की सभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। सो ए मॉलिक्यूल हैव वेरियस लेविस डॉट स्ट्रक्चर। So a molecule have various Lewis dot structure which can explain properties of molecule. Which can explain properties of molecule. Not by a single structure. Are known as contributing structure, canonical structure। इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर। और एक्चुअल स्ट्रक्चर इन बिटवीन दिस कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर एंड एक्चुअल स्ट्रक्चर in between contributing structure is known as resonance hybrid structure। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज रेजोनेंस, एंड this phenomena is known as resonance। देखिए बच्चों इस डेफिनेशन के ऊपर ध्यान से देखिए एक बार। रेजोनेंस क्या होता है बच्चों? जस्ट इसका मैं एग्जांपल दूं तो बच्चों उसी टाइप से देखिए, एक स्टूडेंट होता है वो डिफरेंट ड्रेसेस को वियर करता है। तो जब एक स्टूडेंट डिफरेंट डे में डिफरेंट ड्रेस को पहनता है तो बच्चों उसका जो लुक है वो क्या होता है? चेंज हो जाता है ना। है तो वही स्टूडेंट बट उसको देखने में उसका लुक क्या हो गया? चेंज हो गया। वही हमारे पास क्या बच्चों? रेजोनेंस है। यानी यहाँ पर इन ए सर्टेन मॉलिक्यूल ए सिंगल लेविस डॉट स्ट्रक्चर, जो सिंगल लेविस डॉट स्ट्रक्चर बच्चों किसी भी मॉलिक्यूल की जो सिंगल स्ट्रक्चर है उसकी सभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं करती है। यानी जो हमारे पास एक सिंगल लेविस डॉट स्ट्रक्चर है किसी भी मॉलिक्यूल की, वो उस मॉलिक्यूल की सभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकती है।
सो ए मॉलिक्यूल हैज वेरियस लेवी-स्ट्रोड स्ट्रक्चर। तो हम एक मॉलिक्यूल को वेरियस लेवी-स्ट्रोड स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं। विच कैन एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल नॉट बाय ए सिंगल स्ट्रक्चर, यानी हमारी जो वेरियस स्ट्रक्चर है वो उस प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करती है। एक सिंगल स्ट्रक्चर के द्वारा सभी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं होती है। कि जो भी किसी भी मॉलिक्यूल की जो प्रॉपर्टीज है बच्चों, वो हम एक सिंगल स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, वेरियस स्ट्रक्चर से हम एक्सप्लेन करेंगे, नॉट बाय सिंगल स्ट्रक्चर। जो वेरियस स्ट्रक्चर है उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रीब्यूटिंग या कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये जो वेरियस स्ट्रक्चर्स बनती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, कैनोनिकल या कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। एंड बट एक्चुअल स्ट्रक्चर इन बिटवीन कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, जो हमारी कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर में एक एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज रेजोनेंस। बच्चों फिर ब्रीफ में मैं दोबारा से बताता हूँ कि किसी भी मॉलिक्यूल की जो सिंगल लेवी-स्ट्रोड स्ट्रक्चर है, सिंगल लेवी-स्ट्रोड स्ट्रक्चर कैन नॉट एक्सप्लेन द ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ ए मॉलिक्यूल। तो हम उस मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर है उसको हम वेरियस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। वेरियस टाइप्स क्या करते हैं, रिप्रेजेंट। उनको हम कॉन्ट्रीब्यूटिंग या कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। जो वेरियस स्ट्रक्चर्स हम डिनोट कर रहे हैं, दीज आर नोन एज कॉन्ट्रीब्यूटिंग या कैनोनिकल स्ट्रक्चर। और उनमें जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है बच्चों, एक्चुअल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इसके बाद हमारे पास है बच्चों कंडीशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसके जस्ट बाद बच्चों हमारे पास आता है कंडीशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये बच्चों थ्योरेटिकली इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है, आपको थोड़ा समझने की कोशिश की, जिसका एग्जांपल देंगे जब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी बच्चों। कंडीशन टू रिप्रेजेंट रेजोनेंस, रेजोनेंस को रिप्रेजेंट करने की कंडीशन। बच्चों देखिए हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैव, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैव सेम पोजीशन ऑफ एटम। जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर उसमें क्या होती है, सेम पोजीशन ऑफ एटम। सेकंड बच्चों, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैव सेम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। एटम्स की पोजीशन सेम होती है, सेम नंबर ऑफ क्या रहता है बच्चों, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैव, थर्ड पॉइंट क्या है, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैव सेम एनर्जी लेवल। उनकी जो एनर्जी वो भी अप्रोक्सीमेट क्या होती है बच्चों, सेम होती है। यानी जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है उनकी एनर्जी सेम है, अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम आपके पास, उनकी पोजीशन ऑफ एटम्स सेम है। क्लियर। एक जो सबसे मेन पॉइंट बच्चों, इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नेगेटिव चार्ज ऑन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। बच्चों जो नेगेटिव चार्ज है वो किस पर होता है, हाई इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट पे, और पॉजिटिव चार्ज किस पर होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट पे। ये हमारी कंडीशन ऑफ रेजोनेंस है बच्चों। देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या बताया अभी हमने, एक लास्ट पॉइंट और करवा देता हूं। इन रेजोनेंस number of lone pair and bond pair remains same। बच्चों देखिए कंडीशन टू रिप्रेजेंट रेजोनेंस में क्या है, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेम पोजीशन ऑफ एटम्स की, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर में क्या है, सेम पोजीशन ऑफ एटम्स है। नेक्स्ट क्या है, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी क्या है बच्चों, सेम है।
कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेम एनर्जी लेवल। इनका जो एनर्जी लेवल है बच्चों वो भी क्या है, सेम है। इन कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर नेगेटिव चार्ज ऑन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जो नेगेटिव चार्ज है बच्चों किस पे होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर होता है, हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पे। यानी ड्यूरिंग द रेजोनेंस नेगेटिव चार्ज ऑन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और यहाँ पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर क्या होते हैं, सेम होते हैं बच्चों। क्लियर। अब बच्चों जैसे हमारे पास है इसके जस्ट बाद रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ वी रिप्रेजेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बच्चों बेंजीन में दो टाइप की स्ट्रक्चर होती है, वन इज द कैकुल स्ट्रक्चर एंड सेकंड इज द देवार स्ट्रक्चर। बच्चों हमारे पास पहले हम करते हैं कैकुल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। कैकुल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बच्चों ये आपके पास बेंजीन है, क्लियर। देखिए बच्चों रेजोनेंस को हम डबल हेड एरो से शो करेंगे। रेजोनेंस कैन रिप्रेजेंट बाय डबल हेड एरो। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर फॉरवर्ड और फॉरवर्ड से बैकवर्ड भी आ सकती है। देखिए इस डबल बॉन्ड को हम दो डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों, दो डॉट से। इस बॉन्ड को भी दो डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस बॉन्ड को भी दो डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर। अब बच्चों देखिए ये दो डॉट मिलके हमारा बॉन्ड बन सकता है, ये न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है और ये न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन। ये हमारे पास डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए बच्चों, डिफरेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर। यहाँ डबल बॉन्ड की पोजीशन देखिए बच्चों, ए और बी, सी डी ई एफ ये पोजीशन है। यहाँ डबल बॉन्ड ए बी के बीच में है और ए बी सी डी ई एफ। क्या यहाँ पर डबल बॉन्ड ए बी के बीच में, यहाँ बी के बीच में नहीं, यहाँ बी सी के बीच में नहीं था, यहाँ बी सी के बीच में है, यहाँ सी डी के बीच में नहीं है, यहाँ पर है। मीन्स डबल बॉन्ड की देखो पोजीशन चेंज होगी बच्चों। यहाँ ए बी के बीच में यस, यहाँ नो, बी सी के बीच में नो, यस, सी डी के बीच में यस, यहाँ नो, डी के बीच में नो, यहाँ यस, ई एफ के बीच में यस, यहाँ नो। मीन्स डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या होगी बच्चों, चेंज होगी। और डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब बच्चों इसकी जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर वो क्या बनेगी आपके पास, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ये बनती है, ये 1 2 3 देयर विल बी 3 पाई बॉन्ड्स। यहाँ पर बच्चों कितने पाई बॉन्ड है, 1 2 3, देयर विल बी 3 पाई बॉन्ड्स। और एक पाई बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन, तो देयर विल बी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। कितने पाई इलेक्ट्रॉन शुरू करते हैं बच्चों, यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इट इज द रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ये हमारे पास बेंजीन की क्या बनेगी बच्चों, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन है। ठीक है, ओके। इट इज द रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। इट्स ओके। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों ये कैकुल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन है। इसके बाद बच्चों हमारे पास आता है देवार स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है बच्चों, देवार स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। क्लियर। उसमें देखिए बच्चों जो बेंजीन है उसके डबल बॉन्ड को बच्चों हम डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर। जब बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड्स है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर था, एक यहाँ और एक यहाँ, एवरी डबल बॉन्ड इज रिप्रेजेंट बाय 2 डॉट्स, यानी 2 रेडिकल। एक बॉन्ड 2 रेडिकल से बनता है। इसमें बच्चों में 2 रेडिकल से रिप्रेजेंट कर दूं, इसमें 2 रेडिकल से रिप्रेजेंट कर दें। और रेजोनेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डबल हेड एरो से, डबल हेड एरो से। अब देखिए बच्चों ये दोनों आपस मिलके बॉन्ड बनाएंगे, ये 2 भी मिलके बॉन्ड बनाएंगे, ये 2 बॉन्ड बनाएंगे। क्लियर। इससे डिफरेंट ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे, ये दोनों बॉन्ड बनाते हैं और ये दोनों बॉन्ड बनाते हैं।
ऐसे बच्चों हमारे पास ये दोनों बॉन्ड बनेंगे आपके पास, इनको हम क्या बोलते हैं, देवार स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। दीज आर वेरियस स्ट्रक्चर, दीज आर नोन एज देवार स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ये हमारे पास क्या होते हैं बच्चों, देवार स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन कैन रिप्रेजेंट 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 3 देवार स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन एंड 2 कैकुल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन कैन रिप्रेजेंट बाय 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हो गया सर आपका।